हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर 16 साइंस का, दैट इज लाइट। सो स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड इज लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस। द सेंसेस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट important senses, though we see mountains, rivers, trees, plants. वर्ड में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन्स है, जिसमें से एक सेंस ऑर्गन्स है जिस आईज, इसके थ्रू हम माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, प्लांट्स, सारी चीजें जो भी हमारे आसपास हैं उन्हें हम देख सकते हैं। ओके, सो 16.1 व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। Have you ever thought how we see the various objects? You may say that eye sees the object. क्या आपने कभी सोचा है कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैसे देखते हैं? आप बोल सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ आईज, अपनी आईज, आंखों की वजह से आप ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। It means eyes alone cannot see any objects. It is the only when light from an object enters our eyes that we see the object. जब हमारी आंखों में कोई ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आपको एक मिरर रखना है। ओके, फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड और अ टेबल। एक टेबल पे या ड्राइंग बोर्ड पे एक वाइट शीट आपको रखनी है। उसके बाद टेक अ कोम्ब एंड क्लोज टू द ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडल। एक कोम्ब लेना है। ओके, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। यू कैन यूज अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पस। आप ब्लैक पेपर की स्ट्रिप भी यूज कर सकते हैं वाइट पेपर की जगह। ओके, उसके बाद सनलाइट में उस कोम्ब को या कोम्ब की जगह आप मिरर भी यूज कर सकते हैं। उसको सनलाइट में ऐसे करना है कि उस सनलाइट उस पर पड़े और वो शाइन करता हुआ उसका रिफ्लेक्शन उस वाइट शीट पे आपको दिखाई दे। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, इस तरह से आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ये आप अपने घर पे भी बहुत बार कर चुके होंगे, बच्चे अक्सर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। So after striking the mirror, the ray of light is reflected. जब मिरर से सनलाइट स्ट्राइक कर रही थी तो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो रही थी। ओके, सो द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस। सनलाइट जो कि स्ट्राइक की सरफेस पे, या कोई भी लाइट रे जो किसी सरफेस से आकर स्ट्राइक करती है, उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और जो रे स्ट्राइकिंग के बाद हमें दिखती है, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ओके, जो सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद जो रे बाहर की तरफ निकलती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। सो यहाँ पे जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया, ड्रॉ लाइंस शोइंग द पोजीशन ऑफ प्लेन मिरर, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे आपको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को बनाना है। उसके बाद कोम को या मिरर को रिमूव कर देना है। ड्रॉ अ लाइन मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में आप एक लाइन खींचेंगे 90 डिग्री पे। इस लाइन को हम नॉर्मल बोलते हैं। ओके, सो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई जो स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने के बाद ये निकल रही है बाहर, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। और जो बीच में परपेंडिकुलर लाइन हम 90 डिग्री पे बनाते हैं उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। सो द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। इस रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में यहाँ पे जो एंगल होता है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, जिसको एंगल आई से डिनोट करते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में यहाँ पे जो एंगल होता है इसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसको एंगल आर्क से हम डिनोट करते हैं। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, ये इंसिडेंट रे इधर से आ रही है और इधर से स्ट्राइक करके निकल रही है, और ये हमारा 90 डिग्री पे नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ये एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो रिफ्लेक्ट होकर रे निकल रही है उसके और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल आर, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। So first law is law of reflection, that is angle of incidence is always equal to angle of reflection. इसको हम law of reflection बोलते हैं। So law of reflection is angle of incident is always equal to angle of reflection. Okay, the incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane.
दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल रे है एंड जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और नॉर्मल है, ये तीनों चीजें सेम प्लेन में हमेशा होती हैं. दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके. Next, you may recall that in an image formed by a mirror, the left of the object appears on the right. जब भी कोई mirror image form करता है तो उसमें जो लेफ्ट साइड का ऑब्जेक्ट होता है वो राइट साइड में दिखता है और राइट साइड का ऑब्जेक्ट लेफ्ट में दिखता है मिरर में, जिसको लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं. ओके. अब हम पढ़ेंगे रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होते हैं. सबसे पहले देखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन दो टाइप, अभी तक हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन के दो लॉ थे. ओके. फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकंड लॉ इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन. ओके. अब हम पढ़ेंगे रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर आर नॉट पैरेलल. ओके. जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, सारी रेज जो इंसिडेंस हो रही हैं रफ सरफेस पे, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये पैरेलल नहीं है. ओके. ये डिफ्यूज डायरेक्शन में जा रही हैं, इनको इसलिए हम डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं. इसमें जो हमारा सरफेस है जिससे ये स्ट्राइक होती हैं वो रफ या इरेगुलर होते हैं, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन भी डिफ्यूज या इरेगुलर होता है. इसलिए हम इसे डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड सेकेंड इज रेगुलर रिफ्लेक्शन. इसमें क्या होता है? जो भी लाइट रे इंसिडेंस कर रही होती है वो एक स्मूथ सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे इंसिडेंस करती है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन भी प्लेन होता है और सेम डायरेक्शन में होता है. इसलिए हम इसे रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं. ओके. रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन. अब हम पढ़ेंगे कैन बी क्या जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो दोबारा से फिर से रिफ्लेक्ट हो सकती है. रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिटेड अ हेयर ड्रेसर. आप कभी हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं बाल बनवाने, तो आप वहाँ क्या देखते हैं? जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ही और शी मेक्स यू सिट इन द फ्रंट ऑफ मिरर. वो आपको मिरर के फ्रंट में बैठाते हैं, आपका हेयर कट कंप्लीट हो जाता है, फिर पीछे से वो आपको एक मिरर दिखाते हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, जिसकी वजह से आप अपने बैक हेयर को देख सकते हैं. ओके. सो इसका मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे दोबारा से रिफ्लेक्ट हो रही है. सबसे पहला रिफ्लेक्शन हुआ जब आपने अपने आप को मिरर में देखा, तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट आपको मिली उससे आपने अपने आप को देखा. फिर अगेन जो बैक मिरर से आप देख रहे हैं वो भी सेकेंड रिफ्लेक्शन है, जिसकी वजह से आप अपने बैक हेयर को देख पा रहे हो. Next, multiple images. You are aware that a plane mirror forms only a single image of an object. आपको पता है कि plane mirror सिर्फ single image ही बनाता है. What happens if two plane mirrors in combination are used? सिंगल मिरर जो होता है, सिंगल प्लेन मिरर, वो सिंगल इमेज बनाता है. तो अगर हम सिंगल मिरर का कॉम्बिनेशन या प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन, दो या दो प्लेन मिरर यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? एक्टिविटी 16.5. Take two plane mirrors, set them at right angles to each other with their edges touching. जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, दो प्लेन मिरर लेने हैं, इनको इस तरह से अरेंज करना है कि इनके जो एज हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हो. टू हिंज देम यू कैन यूज एडेसिव टेप. आप इन्हें अटैच करने के लिए टेप भी यूज कर सकते हैं. प्लेस अ कॉइन इन बिटवीन द मिरर्स. हाउ मेनी इमेजेस ऑफ द कॉइन डू यू सी? फिर ये जो आपने दो मिरर अटैच किए हैं, इनके बीच में आपको एक कॉइन रखना है. अब आप यहाँ पे देखना है आपको कि आपको कॉइन्स के कितने इमेजेस दिख रहे हैं. नाउ हिंज द मिरर यूजिंग द एडेसिव टेप एट डिफरेंट एंगल. अब इन मिरर्स को डिफरेंट एंगल पे अटैच करना है, जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, और वट एवर यू वॉन्ट. प्लेस सम ऑब्जेक्ट इन बिटवीन देम. उसके बीच में फिर कोई ऑब्जेक्ट आपको रखना है. फिर आपको देखना है कि कितने टाइप के इमेजेस आपको दिखते हैं. ओके. The idea of number of images formed by mirror placed at an angle to one another is used in kaleidoscope to make numerous beautiful patterns. अब हम ये जो पैटर्न यूज किया गया था कि दो प्लेन मिरर या डिफरेंट मिरर्स को यूज किया जाए, ये हम क्लाइडोस्कोप में यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम डिफरेंट ब्यूटीफुल बहुत सारे इमेजेस देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर. अब हम यहाँ पे देखेंगे क्लाइडोस्कोप कैसे बनाते हैं.
Activity 16.6. To make a kaleidoscope, get 3 rectangular mirror stripes about 15 cm long and 4 cm wide each. एक kaleidoscope बनाने के लिए आपको rectangular mirror strip लेनी है जिसकी डायमीटर या मेजरमेंट होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर लॉन्ग हो एंड 4 सेंटीमीटर उसका वाइड हो, डायमीटर हो. ज्वाइन देम टुगेदर टू फॉर्म अ प्रिज्म. जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया उसको ज्वाइन करना है, एक प्रिज्म का आकार देना है. फिक्स देम इन अ सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब ऑफ अ थिक चार्ट पेपर. फिर उसको एक सर्कुलर कार्डबोर्ड से फिक्स करना है जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है. मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर स्ट्रिप. आपको ये श्योर करना है कि जो आप ट्यूब ले रहे हैं वो आपके मिरर स्ट्रिप से थोड़ी सी लंबी हो. क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाय अ कार्डबोर्ड डिस्क. इस तरह से ट्यूब में फिक्स करने के बाद इसका वन एंड एक कार्डबोर्ड डिस्क से आपको क्लोज करना है जिसमें सेंटर में एक होल होना चाहिए जिससे आप देख पाए. टू मेक अ डिस्क ड्यूरेबल, paste a piece of transparent plastic sheet under the cardboard disk. उसके बाद डिस्क को ज़्यादा टाइम तक चले या ड्यूरेबल रहे इसलिए आपको एक प्लास्टिक कार्ड ट्रांसपेरेंट शीट आपको यहाँ पे फिक्स करनी है. ओके. एट द अदर एंड टचिंग द मिरर्स. फिर दूसरे एंड पे जो मिरर को टच कर रहा है वहां पे आपको एक सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट को फिक्स करना है. प्लेस ऑन दिस ग्लास प्लेट सेवरल स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास. उस ग्लास प्लेट पे आपको कलर्ड ग्लास के छोटे छोटे पीसेस अटैच करने हैं जो कि कहीं से भी आप ले सकते हैं जैसे कि बैंगल्स के जो ब्रोकन पीस होते हैं, कलर्ड होते हैं. क्लोज द एंड ऑफ ट्यूब बाय अ ग्राउंड ग्लास प्लेट. फिर आपको उस ग्लास प्लेट का एंड सेकेंड एंड क्लोज करना है. उसके बाद जिधर से आपने होल किया था वहां से आपको देखना है. ओके. उसको क्लाइडोस्कोप जब कि आपका फॉर्म हुआ है उसको मूव कराते हुए. When you peep through the hole, जब आप उस होल से देखते हैं आपको डिफरेंट वेराइटीज दिखते हैं उसके अंदर. ओके. डिजाइनर्स ऑफ वॉल पेपर्स एंड फैब्रिक्स एंड आर्टिस्ट यूज क्लाइडोस्कोप टू गेट आइडियाज फॉर न्यू पैटर्न्स. जो डिजाइनर्स होते हैं वो क्लाइडोस्कोप का यूज करते हैं जिसकी वजह से उन्हें आइडियाज मिलते हैं फॉर डेवलपिंग न्यू पैटर्न्स. ओके. नेक्स्ट 16.6. सनलाइट, वाइट और कलर्ड. सनलाइट जो कि हमें दिखती है वो वाइट होती है या कलर्ड होती है. In class 7th, you learned that the sunlight is referred to as white light. Class 7th में आपने पढ़ा था कि sunlight को हम white light भी कहते हैं. You also learned that it consists of 7 colors. आपने ये भी देखा था कि वो 7 colors से मिलके बनी हुई होती है. So next 16.7. What is inside our eyes? हमारे eyes में क्या होता है? We see things only when light coming from them enters our eyes. हम चीजें तभी देख पाते हैं जब लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है. Eye is one of the most important sense organ. Eye हमारा सबसे important sense organ है. It is therefore important to understand its structure and working. इसलिए इसका structure और how it works ये जानना हमारे लिए जरूरी है. The eye has a roughly spherical shape. Eye का spherical shape होता है. Outer coat of eye is white. इसका जो outer coat होता है वो white color का होता है. It is tough so that it can protect the interior of the eye. Outer coat जो होता है वो white color का होता है और वो tough होता है जो eye के interior parts को protect करता है. इसका transparent जो front part होता है जो हमें दिखता है उसे हम cornea कहते हैं. Okay. Behind the cornea we find a dark muscular structure called iris. यहाँ पे देखिए ये आउटर पार्ट जो हमें दिखता है ये कॉर्निया होता है. कॉर्निया के पीछे हमें डार्क कलर का स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम आइरिस कहते हैं. आइरिस में एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं. यहाँ पे द साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस. प्यूपिल का साइज कब ज्यादा होना चाहिए कब कम होना चाहिए वो आइरिस कंट्रोल करता है और आइरिस ही है आई का जो उसे डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है. ओके. जैसे कि हम कहते हैं कुछ लोगों की आंखें ब्लैक हैं कुछ लोग की ब्लू हैं तो वो आइरिस का ही कलर होता है जो डिपेंड करता है. वी कैन से दैट अ पर्सन, अगर हम कहते हैं किसी की ग्रीन आई है तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ कलर ऑफ आइरिस. ओके. सो अब हम पढ़ेंगे हाउ वी सी. बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज अ लेंस विच इज थिकर इन द सेंटर. प्यूपिल के पीछे एक लेंस होता है जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है. ये हमारा प्यूपिल होता है आइरिस की ओपनिंग. इसके पीछे एक लेंस होता है जो थिक होता है. ओके.
द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई। जो भी लाइट हमारी आईज में एंटर कर रही है वो ये लेंस बैक में फोकस कराता है, और कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों में एंटर करना चाहिए कितना नहीं, दैट इज इसको जो है वो आइरिस कंट्रोल करता है। ओके, हमारे बैक ऑफ द आई पे जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है उसको हम रेटिना बोलते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। रेटिना में कुछ नर्व सेल्स होती हैं, दो टाइप के होते हैं, दैट इज रॉड्स एंड कोन्स। कोन्स जो है वो सेंसिटिव होता है ब्राइट लाइट के थ्रू, मींस जब भी कभी ब्राइट लाइट पड़ती है और हमें कुछ ब्राइट लाइट में देखना होता है तो हमारी कोन्स वहाँ पे एक्टिवेट होती हैं। और रॉड्स जो होता है वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, अगर बहुत अंधेरा होता है तो वहाँ पे हमारा रॉड सेंसिटिव हो जाता है। कलर जो देखना होता है उस कलर्स देखने के लिए भी कोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। At the junction of optic nerve and the retina, there are no sensory nerves. रेटिना और ऑप्टिक नर्व जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे कोई सेंसरी नर्व नहीं होती, इसलिए उस पोर्शन को हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ओके, द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। जब भी हमारी आंखों पे कोई इमेज बनती है तो वो तुरंत ही रेटिना से गायब नहीं होती है, ये 1/16 पार्ट ऑफ अ सेकेंड तक के लिए वहां पे फॉर्म हुई रहती हैं। सो इफ स्टिल इमेज इज मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश ऑन द आई एट अ रेट ऑफ फास्टर देन 16 पर सेकेंड। अगर हमारी आईज के सामने से कोई भी इमेज मूव करती हुई मूविंग इमेज फ्लैश हो रही है 16 पर सेकेंड की स्पीड से, देन द आई परसीव्स दिस ऑब्जेक्ट एज मूविंग, फिर आई उस ऑब्जेक्ट को मूविंग ऑब्जेक्ट कंसीडर करता है। Okay, the movies that we see are actually a number of separate pictures in proper sequence. जो movies हम देखते हैं वो separate picture होती हैं proper sequence में। They are made to move across the eye usually at a rate of 24 pictures per second. वो हमारी eyes से eyes के कांटेक्ट में जब होते हैं, जब हम उन्हें देखते हैं तो वो 24 पिक्चर्स पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही होती हैं। ओके, सो उसे हम मूविंग पिक्चर बोलते हैं। Nature has provided eyes with eyelids to protect from any object entering in eyes. हमारी eyes के ऊपर covering होती है जिन्हें हम eyelids बोलते हैं, okay? और वो shut down हो जाती हैं जब whenever light is not required. Eye is such a wonderful instrument that it can see distant object. Eye बहुत ही एक वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम दूर के ऑब्जेक्ट और पास के ऑब्जेक्ट इजिली देख सकते हैं। The most comfortable distance at which one can read with a normal eye is about 25 centimeter. जो most comfortable distance होती है पास की वो 25 सेंटीमीटर होती है। Okay, sometime particularly in old age, eyesight becomes foggy. It is due to the eye lens becomes cloudy. ओल्ड एज में हमें धुंधला दिखने लगता है बिकॉज आई लेंस धीरे धीरे क्लाउडी होने लगती है। देयर इज अ लॉस ऑफ विजन समटाइम एक्सट्रीमली सीवियर, धीरे धीरे आई विजन लॉस होने लगता है। इट इज पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट, द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड एंड अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड। इस डिफेक्ट को ठीक करना पॉसिबल है अब, जिसमें ओरिजिनल लेंस को हटा के आर्टिफिशियल लेंस अब डाल दिया जाता है। So we need to protect our eyes, care for the eyes. So how we care for our eyes? If advice, use suitable spectacles. अगर आई स्पेशलिस्ट आपको एडवाइस करता है तो आपको suitable spectacles यूज करने चाहिए। टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आइज। बहुत कम लाइट और बहुत ज़्यादा लाइट भी हमारी आंखों के लिए खराब होती है। इनसफिशियंट लाइट से हमें आई स्ट्रेन हो सकता है, हेडेक होता है, और बहुत ज़्यादा पावर की लाइट देखने से हमारी आई साइट भी खराब हो सकती है। ओके, सन और पावरफुल लाइट पे हमें डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। कभी भी आईज में कुछ चला जाए तो उसे रब नहीं करना चाहिए, उसकी जगह हमें तुरंत ही क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए। वॉश योर आईज फ्रिक्वेंटली विथ क्लीन वाटर। और अगर तब भी नहीं आपको आराम मिलता है तो आपको आई स्पेशलिस्ट या किसी डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। और जब भी आप कुछ रीड करते हैं तो आपको उसे नॉर्मल डिस्टेंस से रीड करना चाहिए। अब हम देखेंगे विजुअली चैलेंज पर्सन कैन रीड एंड राइट। कैसे विजुअली चैलेंज पर्सन जो होते हैं वो रीड एंड राइट करते हैं। ओके,
सम पीपल्स विजुअली चैलेंज पर्सन्स कैसे रीड और राइट करें, वो टच करके रीड एंड राइट करते हैं, जिसके लिए एक सिस्टम डेवलप हुआ है, दैट इज ब्रेल सिस्टम। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स है ये ब्रेल सिस्टम का, जो फिजिकली चैलेंज या विजुअली चैलेंज पर्सन्स के लिए डेवलप किया गया है। साइंटिस्ट थे लुइस ब्रेल, जो खुद भी विजुअली चैलेंज थे, जो खुद भी नहीं देख सकते थे। उन्होंने ये पब्लिश करा था इन 1821। ओके, बट ये सिस्टम अडॉप्ट करा गया 1932 में। देयर इज अ ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेज। ओके, एक ब्रेल कोड होता था हर कॉमन लैंग्वेज के लिए, दैट मैथमेटिक्स या साइंटिफिक नोटेशन के लिए। ओके, इसमें क्या होता था, ब्रेल सिस्टम है 63 डार्क डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स। ब्रेल सिस्टम में 63 डॉट पैटर्न्स या कैरेक्टर्स होते थे। हर कैरेक्टर जो होता था वो एक लेटर को रिप्रेजेंट करता था, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, या फिर किसी कॉमन वर्ड को रिप्रेजेंट करता था। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया, 2 डॉट रिप्रेजेंट सी, सिंगल डॉट ए, एंड single dot and a slash is a slash and right dot is t। so इस तरह से इसको मिला के जो भी विजुअली चैलेंज होते हैं वो पढ़ते हैं। पैटर्न्स ऑफ डॉट्स टू represent some English alphabets and some common words यहाँ पे दिखाए गए हैं। The patterns when embossed on a braille sheets help visually challenged persons to recognize words by touching। इन पैटर्न्स को जब किसी शीट्स पे बनाया जाता है तो विजुअली चैलेंज पर्सन्स उन्हें टच करके फील करके बता सकते हैं या पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ओके, उसी तरह एक और विजुअली चैलेंज थी, दैट इज हेलन ए केलर। ओके, मिस्टर रविंद्र जैन, वो भी विजुअली चैलेंज थे। ओके, मिस्टर लाल आडवाणी, वो भी विजुअली चैलेंज था। वो क्या थे, वो उन्होंने स्टैब्लिश करा था एन एसोसिएशन फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड इन इंडिया। उनको इसके लिए वो ब्रेल प्रॉब्लम्स को यूनेस्को में रिप्रेजेंट करते थे इंडिया के साइड से। हेलन ए केलर थी जो विजुअली चैलेंज थी, बट शी बिकम्स ग्रेट अमेरिकन ऑथर एंड लेक्चरर। ओके, वो एक 18 मंथ्स की थी जब उन्होंने अपने आईसाइट को लॉस करा था, बट उसके बाद भी वो एक अमेरिकन ऑथर एंड टॉप की लेक्चरर थी। सो होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। व्हाट इज द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड हाउ आई वर्क्स, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आई, एंड मेकिंग ऑफ क्लाइडोस्कोप एंड ऑल दैट आर गिवन इन दिस चैप्टर। सो होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।